नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानंद उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री एकेडमी फॉर आईटी जेई एंड नीट। दिस इज द 10th डे ऑफ जेई मेंस रिवीजन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर पार्ट 1। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसको लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं electrochemistry part 1. So in electrochemistry we are going to discuss two type of electrochemical cell: galvanic cell and electrolytic cell. Galvanic cell, one of the example of galvanic cell is Daniell cell or voltaic cell. So we'll try to discuss this Daniell cell and we try to understand that what is the mechanism of galvanic cell through this example. तो हमें पता है कि डैनियल सेल में जो एनोड होता है वो जिंक मेटल और जिंक आयन का बना होता है। ये मेटल मेटल आयन टाइप का इलेक्ट्रोड होता है, और जो कैथोड है वो कॉपर मेटल और कॉपर 2+ आयन का बना होता है। बोथ आर मेटल मेटल आयन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड. These two half cells are connected by salt bridge. So let us try to understand the mechanism of this galvanic cell. तो इसके लिए हमने एक और डायग्राम लिया है जिसमें जिंक मेटल प्लेट है और सॉल्यूशन में Zn2+ आयन ZnSO4 इलेक्ट्रोलाइट से प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ऑन द राइट हैंड साइड कॉपर इलेक्ट्रोड है और सॉल्यूशन में कॉपर 2+ आयन कॉपर सल्फेट से प्रोड्यूस हो रहे हैं. दिस इज सॉल्ट ब्रिज. विल डिस्कस अबाउट दिस सॉल्ट ब्रिज. सो व्हाट विल हैपन कि अगर हम इस जिंक इलेक्ट्रोड को Zn2SO4 सॉल्यूशन में रखेंगे और जैसे ही हम इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, व्हेन वी कनेक्ट इट, देन व्हाट विल हैपन दैट zinc from this electrode will dissolve into the solution. So Zn2+ ion जो है वो solution में आते जाएंगे. The amount, initially the concentration of Zn2+ ion and sulfate ion in this solution is same, but now with time, as the amount of Zn2+ ion is increasing in this solution, so in this oxidation reaction zinc metal is dissolved and the electrons will reside on this zinc metal plate. इस zinc metal plate पे इलेक्ट्रॉन रिसाइड होंगे जो अपने हायर कंसंट्रेशन से इस वायर के थ्रू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे. जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेंगे तो इस सॉल्यूशन में कॉपर 2+ आयन है. दिस कॉपर 2+ आयन विल डिपॉजिट बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो ओवरऑल रिएक्शन, इफ आई राइट Zn in solid state plus copper 2+ in aqueous state will form Zn2+ ion in aqueous state plus copper in solid state. सो व्हाट विल हैपन, अगर ये हम सॉल्ट ब्रिज यूज ना करें तो क्या होगा कि इस सिस्टम में टाइम के साथ, इनिशियली दिस सिस्टम वाज न्यूट्रल बिकॉज the magnitude of positive charge is equal to the magnitude of negative charge in the solution. but अगर ये सॉल्ट ब्रिज ना हो, केवल हम इसको आपस में वायर से कनेक्ट कर दें तो क्या प्रॉब्लम होगी. वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस कि सॉल्यूशन में नाउ Zn2+ ion is coming. now this solution will become positively charged. The electrons which are reside on this metal place is attracted by this positive charge, and because of that they will not able to move, right? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने से. सिमिलरली अगर ये हम सॉल्ट ब्रिज ना यूज करें तो यहाँ पे क्या होगा कि सॉल्यूशन में कॉपर 2+ आयन डिपॉजिट हो रहे हैं, सल्फेट आयन का अमाउंट या संख्या बढ़ जाएगी. सो ये सॉल्यूशन नाउ नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. अगर ये नेगेटिवली चार्ज हो गया तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इनको ये नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा सॉल्यूशन का. सो व्हाट विल हैपन दैट द मूवमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड विल be hindered if we are not going to use this salt bridge. So what is the function of this salt bridge? Salt bridge क्या कर रहा है? Salt bridge में हमने पोटेशियम क्लोराइड लिया है. ये एक अगर जली में पोटेशियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है. तो व्हाट विल हैपन कि कुछ समय बाद जब सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस सॉल्ट ब्रिज से एनायन इस सॉल्यूशन में एंटर होगा. जब ये एनायन इस सॉल्यूशन में एंटर होगा तो वो इस इलेक्ट्रोलाइट या इस इलेक्ट्रोड से रिएक्ट नहीं करेगा. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस KCl which is used in this salt bridge is inert, right? It is inert with respect to electrolyte and electrode in this half cell. Same way,
सॉल्यूशन में राइट हैंड साइड में सॉल्यूशन इज नाउ नेगेटिवली चार्ज. इन ऑर्डर टू बैलेंस दैट चार्ज, द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दिस सॉल्ट ब्रिज विल एंटर and neutralize the charge. And because of neutralization of charge on the left hand side and right hand side, this process will move smoothly. The electron will move from anode to cathode. So when we are discussing about galvanic cell, in any galvanic cell, electrons always move from anode to cathode through the external wire. Inside the two half cells, inside the solution, conductivity is because of ions, and outside the solution, like in external wire, conductivity is because of electrons, right? So in this way this circuit is completing, because if you see here that electron is moving from here to here, means the direction of movement of current will be in opposite direction. तो यहाँ ये current का direction है. current की direction की बात करें तो current is moving from cathode to anode in external wire. यहाँ अगर हम बात करें Zn2 plus ion इस direction में जा रहा है, so positive charge जिस direction में जा रहा है वो ही current का direction होगा. And now this Cl minus ions are coming in this direction from this salt bridge, so we'll say that the current direction will be opposite of that. The K plus ions is moving in this direction, so we can say that the direction of current will be like this. और कॉपर 2 प्लस आयन जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो यहाँ पे आके डिपॉजिट हो रहे हैं. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. सो यू कैन सी हियर दैट करंट एक सर्कुलर रूप में मूव कर रहा है. तो इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट हो गया. सो विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंप्लीटिंग द सर्किट. अगर ये सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो कुछ समय बाद ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता और ये सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो जाता. तो दो लिक्विड्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन, इसका मतलब ये हो गया कि इसको कहते हैं हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बिटवीन टू लिक्विड्स. वन इज पॉजिटिवली चार्ज, अदर इज नेगेटिवली चार्ज. So because of that a potential is created. That potential is known as liquid junction potential. So the work of salt bridge is to minimize liquid junction potential. और हम 12th लेवल पे, 11th और 12th लेवल पे डिस्कस कर सकते हैं कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बिल्कुल जीरो हो जाता है. वैसे ये पूरी तरह से जीरो नहीं होता, but that will study in advanced classes. For us, we assume that with the help of salt bridge we minimize liquid junction potential. तो आपको लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल समझ में आ गया होगा और ये जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया. ये आपको बात समझ में आ रही है. तो आइए, जब ये ओवरऑल रिएक्शन है इस डैनियल सेल के लिए, तो नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं. ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग रिएक्शन कोशेंट. ये जो रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू है वो डिसाइड करेगी कि ईएमएफ जो है वो टाइम के साथ किस तरह से वेरी करेगा. तो अगर ये जो रिएक्शन कोशेंट है अगर ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता है तो ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा. अगर रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज होती है तो ईएमएफ विल डिक्रीज. इफ द वैल्यू ऑफ रिएक्शन कोशेंट विल डिक्रीज विद टाइम देन ईएमएफ इज गोइंग टू इंक्रीज, राइट? सो द ईएमएफ विल डिपेंड ऑन दिस reaction quotient as well as temperature. If nothing is mentioned about the temperature, we take temperature as room temperature 298.15 Kelvin. At that we know that the value of 2.303 RT upon F is equal to 0.0592, right? Or if we want up to 4 decimal place, then it is 0.0592. If we want up to 3 decimal place, then it is 0.059 or 0.06, right? Depending upon what accuracy we want to write. So we can use 0.0592, we can use 0.059, we can use 0.06. All are valid depending upon the condition, that under what condition we are going to discuss it, right? So here, when we are writing that what is E naught of the cell, we are writing that E naught of the cell is equal to E naught reduction of cathode minus E naught reduction of anode. There are many ways to write this E naught of the cell. I can say that E naught oxidation of anode minus E naught oxidation of cathode, but this is what we are using in IUPAC convention, right? According to IUPAC convention, we are writing reduction potential. So in terms of reduction potential, the cathode has higher value of reduction potential and anode has lower value of reduction potential. So that's why we are writing E naught reduction of cathode minus E naught reduction of anode. Or if we are writing EMF of this cell,
This is also the same. EMF of the cell is E reduction of cathode minus E reduction of anode. So these are very basic point, but we should very clear about that, because if I am writing that what is E reduction of cathode, तो E reduction of cathode, because ये पूरा गैल्वेनिक सेल जो है वो रिवर्सिबल है. रिवर्सिबल का मतलब है कि अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल, इफ आई चार्ज द रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन. इसी तरह से ये जो हाफ सेल की रिएक्शन है, एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है, ये भी रिवर्सिबल है. रिवर्सिबल का मतलब ये है कि अभी ये कॉपर से अगर ये इलेक्ट्रोड अटैच्ड है तो ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. अगर ये किसी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव metal से attach होगा, then it can reduce also. Zn2 plus can reduce also, right? So depending upon, तो यहाँ ये रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जा सकती है और बैकवर्ड में भी जा सकती है. ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो नर्स्ट इक्वेशन इसके लिए भी वैलिड है. ये वाली रिएक्शन भी रिवर्सिबल है. अभी यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, बट अगर इसको सिल्वर से कनेक्ट कर देंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन होगी, इसका ऑक्सीडेशन होगा कॉपर का. तो ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जा सकती है. तो अगर हाफ सेल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जा सकती है तो नर्स्ट इक्वेशन में इसके लिए भी लगा सकता हूं. आई कैन राइट दैट E naught reduction of cathode is equal to E naught reduction. E reduction of cathode is equal to E naught reduction of cathode minus 2.303 RT upon NF log 1 upon concentration of copper 2 plus. Because इस रिएक्शन में अगर रिडक्शन की बात करें तो copper 2 plus is converted into copper. So from here I can write that what is E reduction of anode. तो अगर reduction हो रहा होगा जिंक का तो Zn2 plus will accept 2 electron to form zinc. So reduction potential अगर मैं लिख रहा हूं इसका तो I can write that E reduction of anode is equal to E naught reduction of anode minus 2.303 RT upon NF log 1 upon Zn2 plus ion concentration. So from here I can write that EMF of the cell is equal to E naught of the cell. तो अगर मैं यहाँ लिख रहा हूं कि E reduction of cathode minus E reduction of anode that is EMF of the cell, मैं इसको इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि कई बार क्वेश्चन में वो ये कहेंगे कि इस इलेक्ट्रोड का, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल इतना है. They will give the complete value of this electrode. They will give the whole value. Reduction potential of cathode will be given, and then they will give zinc का, like here in this example, because anode is zinc electrode, so zinc ka standard reduction potential they will give the concentration of Zn2 plus ion and temperature is 298. Then I can calculate what is E reduction of anode. तो ये पूरी वैल्यू एक साथ दे दी और ये इसके लिए डेटा प्रोवाइड किया कि दिस इज they have given E naught of Zn2 plus to Zn and they have given the concentration of Zn2 plus ion. So by using the concentration of Zn2 plus ion and E naught of Zn2 plus to Zn, I can calculate what is E naught reduction of anode, and then I can write that this value plus minus this value is equal to EMF of the cell, because most of the time 90% of the question is asked when we have an habit of calculating E naught cell by using the formula E naught reduction of cathode minus E naught reduction of anode, or the other ways also, right? But most of the good question we have to be very careful that they have given a standard potential or they have given the complete potential. कई बार इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड का पूरा पोटेंशियल एक साथ दे रखा होता है, ठीक है, और हम ढूंढ रहे होते हैं कि कॉपर का तो इन्होंने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दे रखा है. तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो इसका ध्यान रखो, अच्छे क्वेश्चंस जो हैं उनको आपको ध्यान से रीड करना होगा. क्वेश्चंस आर सिंपल ओनली, राइट? सो दिस इज अबाउट दिस गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल. तो अगर हमने अभी जो डैनियल सेल के बारे में पढ़ा है इसको अगर हम कंक्लूड करें तो प्रिंसिपल क्या है डैनियल सेल में? प्रिंसिपल इज केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा है? एक स्पॉन्टेनियस इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है. व्हाई इट इज इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन? बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. इस रिएक्शन में देखो तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बट जिंक और कॉपर डायरेक्ट सेम कंटेनर में नहीं है, दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट. अगर ये कॉन्टैक्ट में होते तो रिएक्शन तो यही होती, बट केमिकल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, जो कि हमने रिडॉक्स चैप्टर में पढ़ा है. बट हियर जिंक
रिड्यूसिंग एजेंट है और कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों अलग अलग कंटेनर में, देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन दीज टू. So when we are discussing here, there is indirect redox reaction taking place, and this indirect redox reaction is spontaneous, and because of that, this chemical energy, due to this reaction, the chemical energy will changes to electrical energy. So the principle of this galvanic cell or Daniel cell is chemical energy is converted into electrical energy, and we have discussed that spontaneous indirect redox reaction is taking place during the service of the cell. Indirect means there is no contact between oxidizing agent and reducing agent. अगर ऐसा होता तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती. और तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन एक्सटर्नल वायर, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जिंक मेटल पे रिसाइड कर रहे हैं, इसलिए ये जिंक मेटल जो है वो नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पे रिसाइड कर रहे हैं. एंड देन दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन एक्सटर्नल वायर. फोर्थ पॉइंट, anode is negatively charged and cathode is positively charged. Because electrons are residing on anode, so it is negatively charged, and copper 2 plus will deposited on cathode, so positive charge is deposited on cathode, so it is positively charged. The fifth point is in external wire, conductivity is due to movement of electrons, and with the two half cells, the conductivity in the two half cells, the conductivity is due to movement of ions. Yes, that is fine, we know that. इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस मूव कर रहे हैं, चाहे ये Cl माइनस इधर आ रहा है या जिंक जो है वो जिंक मेटल से डिसॉल्व हो रहा है, राइट. तो देयर इज मूवमेंट ऑफ आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट. So conductivity inside the two half cells is because of ions, and in the external wire the conductivity is because of electrons, and electrons always move from anode to cathode in external circuit, right. So let us discuss the working of salt bridge. तो salt bridge में हम क्या यूज कर रहे हैं? पहले तो ये जो salt bridge है इसमें हमें एक ऐसा salt लेना है जो inert हो, concentrated solution of inert electrolyte. तो inert क्यों हो? क्योंकि हम जो रिएक्शन है वो डिस्टर्ब होने नहीं देना चाहते, राइट. तो अगर रिएक्शन जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ये वाला जो सेल है Cl माइनस आएगा तो Cl कैन नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट, ZnCl2 का कोई प्रेसिपिटेट नहीं होता, तो ZnCl2 है बट देर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस, सो दिस इज इनर्ट, राइट. इट इज नॉट डिस्टर्बिंग द मेन रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड, और दिस K प्लस इज नॉट डिस्टर्बिंग द मेन रिएक्शन बिकॉज K प्लस इज नॉट गोइंग टू डिपॉजिट, so it is not disturbing the main reaction taking place at cathode. तो जो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर वो इनर्ट होना चाहिए, ना तो वो इलेक्ट्रोड से ना ही इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्ट करना चाहिए. So the first point is the inert electrolyte means it will not react with the electrode and electrolyte of two half cells. For example, if any electrode contains Ag plus Ag, then we cannot use KCl in the salt bridge. अगर ये मेटल इलेक्ट्रोड्स इसमें गैल्वेनिक सेल में अगर ये सिल्वर का होता और सॉल्यूशन में Ag प्लस, तो ये Cl माइनस आता, Ag प्लस और Cl माइनस कंबाइन होके AgCl बना लेते, मतलब सॉल्यूशन में Ag प्लस का कंसंट्रेशन चेंज हो जाता. अगर Ag प्लस का कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा तो EMF की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो वी डोंट वांट दैट. दैट्स व्हाई द फर्स्ट पॉइंट इज कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक बार खत्म हो गया तो अगेन लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा. हमने डिस्कस किया कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे Cl माइनस आ रहा है जिससे न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, और यहाँ K प्लस आ रहा है तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज हो रहा है. तो अगर ये KCl जो है जैसे ही खत्म होगा अगेन क्या होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, अगेन लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा. तो हम चाहते हैं कि ये सेल लंबे समय तक वर्क करे, इसलिए हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl ले रहे हैं. KCl का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इसलिए लिया जा रहा है, राइट. सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. नाउ these inert electrolytes are such that ionic mobility of cation is almost equal to that of anion. कोई भी ऐसा सॉल्ट नहीं लेंगे, कोई भी इनर्ट सॉल्ट नहीं लेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे ही एनोड पे Zn से Zn2 प्लस बनेगा, जैसे ही Zn2 प्लस का एक आयन बनेगा, यहाँ पे कॉपर 2 प्लस का एक आयन डिपॉजिट होगा, तो यहाँ जैसे ही 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो दोनों तरफ जो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज होना चाहिए वो सिमिलर होना चाहिए. इसलिए जो K प्लस आयन और Cl माइनस आयन है
ये जब मूव करेंगे तो इनकी आयनिक मोबिलिटी मींस स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस आयन इन वाटर इन एक्वस मीडियम एंड K plus ion in aqueous medium should be similar, almost equal, so that neutralization of charge on both half cell should take place simultaneously. Third point is the purpose of salt bridge is to complete the circuit and minimize the liquid junction potential. ये अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ये अभी हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, मतलब करंट का डायरेक्शन जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ है। यहाँ पे Zn2+ सॉल्यूशन में आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, करंट का डायरेक्शन उधर होगा। Cl- सॉल्ट ब्रिज से इस सॉल्यूशन में आ रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होगा। तो इस तरह से ये करंट का सर्किट पूरा कंप्लीट हो रहा है। अगर यहाँ KCL नहीं होता तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होता। So that's why it is used to complete this circuit. And second point is it is neutralizing the charge on the left hand side and right hand side, so it is minimizing the liquid junction potential. Liquid junction potential minimize ho raha hai. And the last point we can discuss here, that the last point is we can say here that the salt bridge cannot stop the movement of ions from one half cell to another half cell. This is very important point. ये JEE एडवांस में पूछा गया कि सॉल्ट ब्रिज जो है वो आयंस की मूवमेंट को स्टॉप नहीं कर सकता, क्योंकि अभी अगर हम केनो3 की बात कर रहे हैं या KCl की बात कर रहे हैं, इस वाले एग्जांपल में देखते हैं, ये ज्यादा आसान है। जब हम KCl की बात कर रहे हैं तो Cl- आयन जो है ये इस तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो Cl- आयन इधर जा रहा है, और वैसे ही K+ आयन इधर जा रहा है। मतलब ये सॉल्ट ब्रिज जो है वो मूवमेंट ऑफ आयंस को अलाउ करता है। तो क्या होगा कि इस सॉल्यूशन में Zn2+ आयंस ज्यादा है और यहाँ कोई भी Zn2+ आयन नहीं है, और ये सॉल्ट ब्रिज विल अलाउ द मूवमेंट ऑफ आयंस। तो कोई भी आयन अपने हायर कंसंट्रेशन से, कोई भी आयन जो मूव कर सकता है वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो लेकिन ये मूवमेंट जो है वो डिफ्यूजन से होगा और ये धीरे धीरे होगा। तो क्या होगा कि कुछ Zn2+ आयन विथ टाइम विल क्रॉस दिस बैरियर एंड इट विल एंटर हियर, एंड सम ऑफ द copper 2+ ion will cross this barrier and will enter here. तो जब Zn2+ इधर गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिंक जो है एक्टिव मेटल है और जिंक ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहना चाहता है। Zn2+ यहाँ ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, बट ये जो copper 2+ आयन है जब वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो जिंक मेटल प्लेट और copper 2+ में डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। तो जिंक मेटल प्लेट ऑक्सीडाइज होना चाहता है और copper 2+ रिड्यूस होना चाहता है। तो क्या होगा कि कॉपर डिपॉजिट होगा और जिंक ऑक्सीडाइज होगा। तो ये डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होगी जिसमें केमिकल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। और हमारे जो सेल्स होते हैं उसमें हीटिंग का एक रीजन ये भी है कि इस मिक्सिंग की वजह से, लेकिन ये स्लो प्रोसेस है, बहुत कम आयंस इधर आएंगे, बट इस मिक्सिंग की वजह से एक डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन भी होगी जिसमें केमिकल एनर्जी का कुछ पोर्शन हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, राइट। तो ये JEE एडवांस में ये पॉइंट पूछा गया था, अभी एक एग्जांपल में आएगा। सो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। सॉल्ट ब्रिज कैन नॉट स्टॉप द मूवमेंट। क्या हो रहा है कि ये स्लो डाउन कर रहा है। Salt bridge cannot stop the movement of ions from one half cell to another half cell. It is slowing down the movement of ions. क्योंकि जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि ये जो सॉल्ट ब्रिज है, अगर मैं यहाँ पोटेशियम क्लोराइड नहीं रखता, केवल एक एक्वस सॉल्यूशन रहता और यहाँ कॉटन प्लग है, अगर केवल ये एक्वस सॉल्यूशन होता है इसमें, तो क्या होता, यहाँ Zn2+ आयन बहुत सारा हो गया और यहाँ पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो आयन Zn2+ आयन यहाँ से यहाँ भागेंगे, राइट। और इन दोनों सॉल्यूशंस की इंटरमिक्सिंग होगी। जब इनकी इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, अगर फास्ट ये, क्योंकि अगर ये न्यूट्रलाइजेशन चार्ज का नहीं होता तो इंटरमिक्सिंग इज अ फास्ट प्रोसेस बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, दैट केमिकल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी या इस तरह से कुछ हो जाएगा, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट it does not stop the movement of ions, it slow down the movement of ions from one half cell to another half cell. मैं इसलिए ये बात को डिस्कस कर रहा था क्योंकि JEE एडवांस 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड। सो लेट अस डिस्कस दिस एग्जांपल। इसको डिस्कस करते हैं। इन अ गैल्वेनिक सेल द सॉल्ट ब्रिज, पहला ऑप्शन है डज नॉट पार्टिसिपेट केमिकली इन द सेल रिएक्शन, दैट इज करेक्ट। सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा, तो इट डज नॉट
participate chemically in the reaction. That is correct. Stops the diffusion of ions from one electrode to another electrode. That is wrong. It does not stop. It slow down the movement of ions from one half cell to another half cell. C option is necessary for the occurrence of the cell reaction. अगर मैं इस तरह के गैल्वेनिक सेल को डिस्कस करूं, इस वाले में जहां पे सॉल्ट ब्रिज है, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो इसकी वर्किंग खत्म हो जाएगी, राइट। तो जहां पे सॉल्ट ब्रिज की जरूरत है वहां तो नेसेसरी है, बट सारे गैल्वेनिक सेल्स में सॉल्ट ब्रिज नहीं होता। जैसे दिस इज एन एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल है गैल्वेनिक सेल का। ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, L फॉर लेफ्ट हैंड साइड एंड R फॉर राइट हैंड साइड। तो प्लैटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और ये है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। तो यहाँ पे आप देखो कहीं भी डबल वर्टिकल लाइन नहीं है, मींस दिस बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर प्रेजेंट इन द सेम कंटेनर। सेम कंटेनर में दोनों इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है, कहीं पे सॉल्ट ब्रिज नहीं है। तो ऐसे के लिए तो कोई नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर अभी इससे पहले वाला हमने डैनियल सेल डिस्कस किया वहां नेसेसरी, इसलिए जेई ने 2 आंसर की दी है इसमें कि अगर जो सी ऑप्शन है इज नेसेसरी फॉर डैनियल सेल बट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर दिस टाइप ऑफ सेल। सो आंसर विल बी ए, सी और ओनली ए। डी दे रखा है इंश्योर्स मिक्सिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इंश्योर का मतलब ये मदद करता है, मदद नहीं कर रहा है ये। अगर सॉल्ट ब्रिज है तो इसकी वजह से मिक्सिंग स्लो हो रही है, अगर वो सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज होता, राइट। तो मिक्सिंग फास्ट हो जाती। तो ये क्या कर रहा है, मिक्सिंग को स्लो कर रहा है, इसलिए डी ऑप्शन रॉन्ग है, डी इज रॉन्ग। सो आइदर द आंसर विल बी ए, सी और द आंसर विल बी ए। ओके, अब हम ये लिख रहे हैं कि अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, स्टैंडर्ड कंडीशन में ई नॉट सेल की वैल्यू लिखें। तो स्टैंडर्ड कंडीशन का क्या मतलब है, अगर कोई एक्वस मीडियम में है तो एक्वस मीडियम में उसका कंसंट्रेशन जो होना चाहिए वो 1 मोल पर लीटर होना चाहिए। अगर कोई प्योर सब्सटेंस है, जैसे प्योर सॉलिड है, प्योर लिक्विड या गैस है, तो उसका प्रेशर 1 बार होना चाहिए। तो अभी यहाँ ये दोनों जो हम बात कर रहे हैं वो कॉपर 2+ और Zn2+ है एक्वस मीडियम में, तो इन दोनों का स्टैंडर्ड कंडीशन में कंसंट्रेशन शुड बी 1 मोल पर लीटर। सो फॉर जिंक एंड कॉपर, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2+ टू कॉपर, ये हमें याद होना चाहिए 0.34 वोल्ट एंड Zn2+ टू जिंक, राइट। सो फ्रॉम यहाँ से हमने ये निकाल लिया कि ई नॉट सेल की वैल्यू ये है। व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी हैव डिस्कस दैट एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज ऑलवेज 0, बट डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे डिपेंड करती है। तो वही यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि हम जब डेल्टा जी नॉट को लिख रहे हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। तो अभी इस डैनियल सेल के लिए अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल पॉजिटिव है। अगर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, एफ इज फैराडे कांस्टेंट, दीज बोथ आर पॉजिटिव, तो वहां से हम कह सकते हैं कि जी की डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव है। और हमें पता है कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होती है, -2.303 RT log के इक्विलिब्रियम। सो यहाँ के सी नॉट लिखेंगे, राइट, बिकॉज कंसंट्रेशन टर्म है। तो के सी नॉट की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी होगी, तभी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव है। सो फॉर डैनियल सेल दे कैन आस्क क्वेश्चन, अभी मेंस में क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं कि फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सेल क्या कंडीशंस होनी चाहिए। स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सेल, ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, राइट। अब जब ये गैल्वेनिक सेल वर्क कर रहा है, डैनियल सेल इज गोइंग टू वर्क, व्हाट विल हैपन, वी हैव रिटन लास्ट इक्वेशन दैट ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 में केवल 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू लॉग रिएक्शन कोशिएंट मींस कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ आयन। तो जब ये सेल सर्विस प्रोवाइड करेगा तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, सॉल्यूशन में जिंक का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन कम होगा, मींस रिएक्शन कोशिएंट की वैल्यू बढ़ेगी। अगर रिएक्शन कोशिएंट की वैल्यू बढ़ेगी तो ईएमएफ की वैल्यू घटेगी। So this is discussed here. During the service of this Daniell cell, the value of Q is increased with time. It means that EMF of the cell is decreased with time. So be careful about this Q, right? अगर Q की वैल्यू, जैसे EMF जो है वो टेम्परेचर, बिकॉज व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस पॉइंट, लेट मी डिस्कस इट प्रॉपरली। जब हम ये कह रहे हैं EMF ऑफ सेल की जो वैल्यू है, EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल
माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q। सो EMF की वैल्यू केवल Q पे डिपेंड नहीं करती, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, या केवल टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन Q। ये दोनों मिलके डिसाइड करते हैं। जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि Q की वैल्यू 1 से छोटी है, अगर Q की वैल्यू Q इज लेस देन 1, सो log Q की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, log Q इज नेगेटिव। तब मैं कहूंगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे व्हेन आई विल इंक्रीज द टेम्परेचर, ईएमएफ ऑफ द सेल इज गोइंग टू इंक्रीज, राइट। अगर Q की वैल्यू 1 से बड़ी हुई, log Q की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो ईएमएफ की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी अगर हमें एक्सप्लेन करना, तो वी शुड नो अबाउट Q कि Q 1 से छोटा है या Q 1 से बड़ा है। Without knowing that, we cannot answer about कि on increasing temperature, EMF will increase or decrease. So this is also a very important point. These all points are taken from NCERT। ठीक है, ये ग्राफ NCERT से ले रखा है, इसको मैं जल्दी से पढ़ देता हूं। ये हमारा डैनियल सेल है और इस डैनियल सेल को एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट किया गया। वी हैव कनेक्टेड दिस डैनियल सेल विथ एक्सटर्नल बैटरी। और ये जो डैनियल सेल है ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में है, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहाँ Zn2+ आयन का कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोलर है और यहाँ कॉपर 2+ आयन का कंसंट्रेशन 1 मोलर है। उस कंडीशन में इस सेल का ईएमएफ E0 के बराबर होगा। E0 की वैल्यू हमें पता है 1.1 वोल्ट। तो अभी अगर मैंने इस डैनियल सेल को एक दूसरे सेल से कनेक्ट किया जिसका ईएमएफ, ये एक्सटर्नल सेल बोल रहे हैं, इसका ईएमएफ है लेस देन 1.1 वोल्ट, तो क्या होगा इस कंडीशन में, ये जो एक्सटर्नल सेल है दिस विल एक्ट लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगा, मुझे कलर चेंज कर लेना चाहिए, इट विल बिहेव लाइक ए इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और ये गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करेगा। तो क्या होगा कि गैल्वेनिक सेल में ये एनोड है, जिंक का डिसोल्यूशन, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का डिसोल्यूशन हो रहा है। तो दे हैव रिटन दैट इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड। ऑफ कोर्स दिस इज एनोड, right? So electron will reside here and this process is dominating, so electron will move from here to here, right? ये यहां से यहां मूव करेंगे। So this is the first point, this is behaving normally what we have discussed in a galvanic cell, right? तो डैनियल सेल अभी गैल्वेनिक सेल की तरह ही एक्ट कर रहा है। जिंक इज डिसॉल्विंग एट एनोड एंड कॉपर इज डिपॉजिटेड। तो इस गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या हो रहा है, जब ये किसी एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्टेड है और इस एक्सटर्नल बैटरी का ईएमएफ जो है वो इसके E0 से, इसके ईएमएफ से छोटा है, तो ये गैल्वेनिक सेल की तरह ही बिहेव करेगा, जो चीजें हो रही थी वही होगा। दूसरी कंडीशन है कि अगर हम एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करते हैं जिसका ईएमएफ जो है इसके स्टैंडर्ड ईएमएफ के बराबर है और ये स्टैंडर्ड कंडीशन में, देन व्हाट विल हैपन, देयर इज नो करंट हियर, राइट? ये करंट के बारे में बता रहा है, देयर इज नो करंट हियर, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, सो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो हम एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को भी रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल बैटरी। और थर्ड कंडीशन है कि अगर ये एक्सटर्नल बैटरी जो है इसका ईएमएफ ये अपने डैनियल सेल के ईएमएफ से ज्यादा है, तो अब जो है ये गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करेगा और ये जो है वो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन गया। दिस इज बिहेविंग लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल बिकॉज ये जो है पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये इट इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी, इस कि ये पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी से जुड़ा हुआ है इसलिए पॉजिटिवली चार्ज है, और ये नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी से जुड़ा हुआ है इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ पे क्या होगा कि रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो Zn2+ ion from the solution is going to deposit here and copper will oxidize to form copper 2+ ion। so वही डिस्कस किया है। इलेक्ट्रॉन सब कहां से, जब ये एनोड की तरफ बिहेव कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज इसलिए दिखाया है क्योंकि इट इज कनेक्टेड विद नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी, हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डिस्कस करते हैं। तो ये लिखा है कि कॉपर जो है वो एनोड है, नेगेटिवली चार्ज है, जिंक जो है वो कैथोड है, पॉजिटिवली चार्ज है। सो कॉपर डिसॉल्व होगा और जिंक का डिपोजिशन होगा। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक एंड करंट फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर। Zinc is deposited at zinc electrode and copper dissolved at copper electrode. Based on that ये जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, इसमें से आपको बताना कौन सा इनकरेक्ट है। सो
From this example, I want to say that reading NCERT is very important because direct questions from NCERT will come, right? The language will be same only. तो direct questions आते हैं, इसलिए आप NCERT को एक दो बार पढ़ो. Again, according to, these are points taken from NCERT. Let me discuss one by one. According to IUPAC convention, standard reduction potentials are now called standard electrode potential. क्या मतलब है इसका? जैसे कई जगह आप एनसीईआरटी में देखोगे, जैसे मैंने ये एक एग्जांपल लिखा है, जैसे सबको पता है कि कॉपर का ये रिडक्शन यहाँ नॉट लिखा है और यहाँ लिखा नहीं है कि ये क्या है, यहाँ रिएक्शन रिडक्शन की हो रही है. तो अभी यहाँ पे इफ नथिंग जैसे इसमें है, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन बट नॉट लिखा है ये, तो ये रिडक्शन रिएक्शन तो ऑक्सीडेशन की है बट इस ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है. So what is the meaning? According to IUPAC convention, standard reduction potentials are now called standard electrode potential. मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा लिखा होता E नॉट ऑफ Zn to Zn2 प्लस आयन, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ये बता रहा है कि जिंक से Zn2 प्लस ये ऑक्सीडेशन है, तब ये वैल्यू लिखी होती है ऐसे 0.76 वोल्ट. कई जगह आप एनसीईआरटी में देखोगे कि रिएक्शन तो ऑक्सीडेशन की है और यहाँ ये नहीं लिखा जैसे Zn to Zn, केवल E नॉट लिखा है, मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ लिखा है. लेकिन ये जो स्टैंडर्ड ईएमएफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन की हो रही है, लेकिन स्टैंडर्ड का मतलब है अकॉर्डिंग टू IUPAC वी हैव टू राइट रिडक्शन पोटेंशियल. तो यही मतलब है इसका. अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स आर कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो इस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल है और कुछ मेंशन नहीं है, मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है. सो दे हैव यूज्ड दिस at many places in NCERT. कई बार जब हम ऐसे लिखते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है. अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं कि कॉपर है, कॉपर 2+2 कॉपर, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गया प्लस 0.34 वोल्ट हो गया. या मैं ऐसे लिखता हूं कि E नॉट कॉपर टू कॉपर 2 प्लस, एंड इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस माइनस 0.34 वोल्ट, देन देयर इज नो प्रॉब्लम. बट अगर ये सब ना लिखा हो, this is not mentioned and E not लिखा हो, तो by sign IUPAC sign convention it should be reduction potential, and that is given in NCERT. If you check NCERT, at many places they have given this. So this is one important point. The second point, in a galvanic cell, the electrode at which oxidation takes place is called anode. ये तो पता ही है. And it has negative potential with respect to solution. ठीक है, ये पूछा जा सकता है और ये बहुत लॉजिकल, इसमें रटने वाली कोई बात ही नहीं है. अगर मैं यहाँ डिस्कस कर रहा था गैल्वेनिक सेल को अपने, वी आर डिस्कसिंग दिस गैल्वेनिक सेल, राइट. तो क्या हो रहा है कि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो गया और इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज है. तो मैं ये कहूंगा कि ये जो एनोड है वो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में इस पे नेगेटिव पोटेंशियल है, सॉल्यूशन में पॉजिटिव हो गया और इस पे इलेक्ट्रॉन्स है, राइट. तो ये हम इसलिए कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोड जो है वो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में इट हैज नेगेटिव पोटेंशियल, राइट. तो जिस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव पोटेंशियल होगा सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, वो एनोड होगा. अगर ये कॉपर 2 प्लस पॉजिटिव चार्ज यहाँ डिपॉजिट हो रहा है, तो ये और सॉल्यूशन यहाँ नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो इस इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहेंगे, राइट. सो इट्स वेरी लॉजिकल. जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है उस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में नेगेटिव पोटेंशियल. जिस पे डिपोजिशन हो रहा है पॉजिटिव चार्ज का, उस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, इस पे पॉजिटिव है, तो इट हैज पॉजिटिव पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन. इसी को एनसीईआरटी ने लिखा है और ये क्वेश्चंस के फॉर्म में आ सकता है, तो बी केयरफुल. The other half cell in which reduction takes place is called cathode, and it has, this point is important, positive potential with respect to solution. आप फिजिक्स में पढ़ते हो पोटेंशियल मतलब चार्ज सेपरेशन. तो इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव है, सॉल्यूशन में पॉजिटिव है, तो एनोड. अगर इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव है, सॉल्यूशन में नेगेटिव है, तो कैथोड. मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो आप सबको पता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या मतलब है, राइट. Here I am discussing that why for hydrogen electrode we are writing that for standard hydrogen electrode standard reduction potential and standard oxidation potential is 0 at all temperature. I want to discuss this point. This is also mentioned in NCERT. They can ask केवल रूम टेम्परेचर पे नहीं, हर टेम्परेचर पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड SOP 0 होगा. जब हम इस रिएक्शन को लिख रहे हैं, रिडक्शन रिएक्शन को, थर्मोडायनेमिक्स का यूज करो. डेल्टा G नॉट फॉर दिस रिएक्शन इज डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विद देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट माइनस डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट.
तो हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में हमें पता है कि ये मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन है, तो डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन फॉर हाइड्रोजन इज 0। इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है ना, तो दैट फॉर दैट ऑल्सो डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन इज 0। and we know that H plus ion in aqueous state delta G naught formation is 0। इन तीनों का delta G naught formation according to thermodynamics 0 है, and because of that we are saying delta G naught reaction is equal to 0, right? and delta G naught reaction 0 होगा, अगर फॉरवर्ड का delta G naught 0 होगा तो बैकवर्ड का 0 होगा, और उससे हम कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0 at all temperature, right? This is assumption, right? It is assumed to be 0 at all temperature. That's why delta G naught of the reaction will be 0 at all temperatures, right? So this is given in NCERT. That is very important for us. Gibbs free energy is additive in nature. If you solve questions of electrochemistry, most 90% questions will be solved by using this. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? बहुत सिंपल भी है कि गिब्स फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव वेरिएबल्स है, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स आर एडिटिव इन नेचर। मैं यहाँ 2-3 एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। पहला एग्जांपल है रिलेशन बिटवीन मेटल मेटल आयन हाफ सेल एंड मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड आयन हाफ सेल एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो ये मैंने लिखा मेटल मेटल आयन हाफ सेल, सिल्वर मेटल आयन है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखा मैंने Ag प्लस इन एक्वस स्टेट प्लस 1 इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म सिल्वर इन सॉलिड स्टेट। देन ये इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, राइट? AgCl in solid is in equilibrium with Ag plus and Cl minus ion. This is the second. अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दूं तो मुझे ये वाली रिएक्शन मिलेगी, AgCl solid plus 1 electron will form Ag solid plus Cl minus। ये इसको हम कह रहे हैं मेटल insoluble salt anion half cell, मेटल insoluble salt anion half cell, anion half cell। और इसके लिए मैंने एक अलग से लेक्चर भी है, आप देख लेना उसको, रिलेशन बिटवीन दिस, इसको आई हैव मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। ज्यादातर लोग आप समझते ही होंगे, जब फिर भी मैं मेंशन कर देता हूं कि जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं तो क्या है कि सिल्वर मेटल है, सिल्वर मेटल है, सिल्वर मेटल के ऊपर सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग है, देयर इज अ कोटिंग ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सो दिस इज सिल्वर मेटल and there is a coating of silver chloride, and because of that coating this solution is saturated with respect to AgCl, and there is some other source of Cl minus ion, it can be KCl, it can be NaCl। तो metal insoluble salt anion, ये जो anion है उसमें common ion effect होना चाहिए। So when we are writing this relation, first plus second reaction को add कर देंगे, third reaction आ जाएगी। first reaction half cell reaction है, इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। सेकेंड रिएक्शन नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है, यहाँ एक तरह है ना, कुछ भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, AgCl का आयनाइजेशन हो रहा है। और थर्ड अगेन हाफ सेल रिएक्शन है। सो थर्ड इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड, डेल्टा G03 इज इक्वल टू डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02। डेल्टा G03 में लिख सकता हूँ माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन दिस इज N3 की वैल्यू 1 होगी, फैराडे कांस्टेंट E03 माइनस टाइम्स ऑफ N1 फैराडे कांस्टेंट E01, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन एक पार्टिसिपेट कर रहा है, हाफ सेल रिएक्शन है, और ये जो है वो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। तो डेल्टा G02 इज माइनस 2.303 RT लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का KSP है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो आई कैन राइट E03 इज इक्वल टू माइनस NF, राइट हैंड साइड में ले जाना पे E03 इज इक्वल टू E01 प्लस 2.303 RT अपॉन F log KSP, right? And at 298 Kelvin this value will be 0.0592 upon 1, number of electrons participating is 1, right? So most of you know about this relation. So this relation is derived from this property, gives free energy is additive in nature because it is extensive variable. I will show you that। ये तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं उन एग्जांपल्स को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा। जैसे ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये एनसीईआरटी में गिवन है, दिस क्वेश्चन इज वेरी कॉमन इन एनसीईआरटी, मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एक बार मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहता हूँ, ये भी जो है गिब्स फ्री एनर्जी इन एडिटिव इज एडिटिव इन नेचर पे ही बेस्ड है। यहाँ ये सब रिडक्शन की बात कर रहे हैं, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ जिसको हम कहते हैं लैटिमर डायग्राम। इस डायग्राम का नाम है लैटिमर डायग्राम। तो अगर कभी भी इस तरह के आयंस का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन
पोटेंशियल दे रखा हो तो इस डायग्राम की मदद से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है तो पहले मैं लिखूंगा कि कॉपर 2+ आयन है, फिर कॉपर 2+ आयन इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर +1 आयन, एंड देन दे आर टॉकिंग अबाउट कॉपर। सो दीज आर द 3 केमिकल स्पीसीज दे हैव गिवन कि कॉपर 2+ से कॉपर +1 में कन्वर्ट होने के लिए ये E01 की वैल्यू, अगर मैं इसको कहता हूँ ये 1 है तो E01 की वैल्यू दे हैव गिवन दैट इज इक्वल टू 0.15 वोल्ट। कॉपर +1 से कॉपर में कन्वर्ट होने के लिए ये E02 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। और कॉपर +2 से कॉपर की वैल्यू दे रखी है, दैट वैल्यू इज E03। E03 की वैल्यू है 0.34 वोल्ट, ये है वैल्यू, राइट। तो जब हम इस तरह से लिख रहे हैं इसका क्या मतलब है, व्हेन वी आर राइटिंग लाइक दिस, इसका मतलब है कि मैथमेटिकली हम, जैसे ये रिएक्शन हो गई रिएक्शन नंबर 1, ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन नंबर 1 है, ये रिएक्शन जो है ये रिएक्शन नंबर 3 है, और ये रिएक्शन नंबर 2 है। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को ऐड करता हूं तो ये थर्ड रिएक्शन आ जाएगी। इफ आई ऐड फर्स्ट रिएक्शन प्लस सेकंड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन विल कम। सो व्हाट आई एम यूजिंग गिव्स फ्री एनर्जी इज एडिटिव इन नेचर। अब अगर मैंने इस फॉर्म में लिख दिया तो इसको ऐड करना ज्यादा आसान होगा कि इस रिएक्शन में कॉपर 2+ से कॉपर +1 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं N1 की वैल्यू 1 है, यहां से यहां जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N2 की वैल्यू 1 है, और इस पूरे प्रोसेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N3 है जो कि N1 + N2 के बराबर, मतलब N3 की वैल्यू 2 है। तो अब मैं लिख रहा हूं कि गिव्स फ्री एनर्जी, मतलब ये वाला जो प्रोसेस है ΔG01 ΔG02 इज इक्वल टू ΔG03। सो ΔG01 प्लस ΔG02 इज इक्वल टू ΔG03। और यहां अगर मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूं, ΔG01 का मतलब हो गया माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N1 इंटू फैराडे कांस्टेंट E01 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N2 इंटू फैराडे कांस्टेंट इंटू E02 इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N3 फैराडे कांस्टेंट E03। फैराडे और माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि E03 की वैल्यू N3 इंटू E03 जो है वो N1 E01 प्लस N2 E02 के बराबर है। और यहां अगर मैं वैल्यू रख दूं तो 2 इंटू 0.34 राइट, क्योंकि ये वैल्यू दे रखी है E03 की। N1 की वैल्यू 1 है, E01 की वैल्यू 0.15 है, N2 की वैल्यू 1 है, E02 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो फ्रॉम हियर इफ आई सिंप्लीफाई, I can write that E02 की जो वैल्यू होगी that can be written as 0.68 माइनस 0.15 तो अगर इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस वैल्यू इज कमिंग 0.53 वोल्ट। तो एक पॉइंट ये है कि ये जो सब कुछ हम लिख रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन गिव्स फ्री एनर्जी इन एडिटिव इन नेचर। आई एम सेइंग दैट 90% ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रॉब्लम्स जो हम ईएमएफ निकालते हैं फॉर्मूला, वो भी सब इसी से डिराइव होता है, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आए तो यू कैन यूज दिस। द सेकेंड पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ दिस लैटिमर डायग्राम, ये पूछा जाता है कि इसका डिस्प्रपोर्शनेशन पूछा जा रहा है, कॉपर +1 का डिस्प्रपोर्शनेशन होगा या नहीं होगा। तो कॉपर +1 यहाँ पे, राइट, लैटिमर डायग्राम में ये मिडिल में है। हम ये देखेंगे कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने ईएमएफ निकाला है, जैसे अभी हमने E02 की वैल्यू निकाली है, E02 वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.53 वोल्ट। If the EMF on the right hand side of a chemical species is greater than the EMF on the left hand side, then we'll say that disproportionation of that chemical species is a spontaneous process। और बहुत लॉजिकल है, क्योंकि अगर मैं डिस्प्रपोर्शनेशन की बात कर रहा हूं इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि कॉपर +1 इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर +2 बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एंड कॉपर +1 बाय टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन जो डिस्प्रपोर्शनेशन की हो गई वो मैं लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ कॉपर +1 इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर 2+ प्लस कॉपर। तो ये जो एक तरह का गैल्वेनिक सेल हो गया ना, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये रिएक्शन आ रही है। तो अगर मैं लिखता हूं कि व्हाट इज E0 ऑफ दिस सेल, E0 ऑफ दिस सेल का मतलब हो गया ये रिडक्शन पोटेंशियल है।
तो ये वाली जो रिएक्शन हो रही है वो कैथोड वाली है, कॉपर +1 इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर, ये कैथोड वाली है। तो मैं लिखूंगा ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। So if I write E naught reduction of cathode, E naught reduction of cathode की वैल्यू मैंने 0.53 निकाली एंड E naught reduction of anode is 0.15। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो इस रिएक्शन के लिए वैल्यू होगी 13 माइनस 5 विल बी 8, 4 माइनस 1 विल बी 3.38 वोल्ट। तो ये जो है वो E नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो आसान था, दिस इज द लॉजिकल वे टू एक्सप्लेन, बट द इजी वे टू एक्सप्लेन दैट, इस तरह का लैटिमर डायग्राम बनाओ और ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करो। अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से ज्यादा है तो डिस्प्रपोर्शनेशन होगा, अगर उल्टा हो तो डिस्प्रपोर्शनेशन का उल्टा होगा। व्हाट इज अपोजिट ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन? दैट इज कॉम्प्रपोर्शनेशन। सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रिलेवेंट टू जेईई मेंस, कई बार इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हियर इज देयर, सो लेट अस प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। एक बार इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में E01 और E02 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो भी केमिकल स्पीसी अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है जिसका, जैसे यहाँ ब्रोमीन है, वो एक ही होना चाहिए हर जगह, इसलिए यहाँ हाफ से मल्टीप्लाइड है। अदरवाइज when we are calculating the number of electrons we can calculate wrong number of electrons. So first we check that bromine हर जगह एक है, one bromine atom is there, yes it is there. Now we can write that if I have to calculate this E01, E0 की वैल्यू, E01 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैं ये ले लेता हूं कि ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई, ये सेकेंड रिएक्शन हो गई, और इन दोनों को ऐड करने पे ये थर्ड रिएक्शन हो गई। So what I can find out that what is the oxidation number of bromine in this? Bromine is present in +5 oxidation state. Here if I calculate what is the oxidation number of bromine, bromine is present in +1 oxidation state. Here bromine is present in 0 oxidation state. तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे N1 की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, N1 की वैल्यू क्या होगी? सो 5 से +1 में जा रहा है 4 होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N2? +1 से 0 में जा रहा है 1 होगी। और यहां अगर मैं N3 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो +5 से 0 में गया, तो N3 की वैल्यू जो होगी वो N1 + N2 दैट इज 5, N3 की वैल्यू होगी। नाउ आई कैन अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट, आई कैन राइट दैट N3 मतलब, ओके लेट मी राइट दैट N3 इंटू E0, यहाँ E01 लिखा है, N1 इंटू 0.54 प्लस N2 into 0.45, this is the relation, right? अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, 5 into, so E01, N1 की वैल्यू 4 है, 4 into 0.54, N2 की वैल्यू 1 है, 1 into 0.45. So from here if I simplify, I can write that the value of E01 is equal to, इसको मल्टीप्लाई करो 16, 20, 21, 2.16, और ये हो गया 0.45 divided by 5. So if I further simplify this, I can write 6, 5, 11, 4 और 1 5, 1 6, 2.61 divided by 5. So this will be 0.5, 25 हो गया ये, और 11.52, राइट? सो दिस आंसर इज मैचिंग, ये आंसर मैच कर रहा है। तो एक बार ये सॉल्व हो गया, फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो गया। सेम वे यू कैन सॉल्व द सेकंड पार्ट। अगर सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, हमें E02 की वैल्यू चाहिए, तो हम यहां से लेके यहां तक, ऑलरेडी हम यहां से लेके यहां तक, लेट मी चेंज द कलर, इस पे दिखाई देगा, ये और ये जो है हम ले लेते हैं। सो फ्रॉम हियर टू हियर वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, ज्यादा एक्यूरेसी के लिए आप चाहो तो 2.61/5 या 0.52 अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो, ये वैल्यू हमें पता है, we know this value and we have to calculate this value. So I am writing directly that from here to here, BrO3 minus to Br2, the number of electrons participating is 5, right? And E0 value we have calculated, that value is equal to, अब मैं approximately लिख देता हूँ 0.52, right? This value, अब ये इसमें Br2 to Br minus, if I want to write, so 1 electron is participating from 0 to -1.
एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, वैल्यू है 1.07 और मुझे E02 की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं +5 से -1 में जा रहा हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, सो हियर आई विल डिवाइड बाय 6 and on simplification we'll get the value and that value is equal to 0.61 volt. So many big problems can be solved by using the concept of Gibbs free energy. Gibbs free energy is additive in nature. बहुत सारे क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन ऑल्सो इज बेस्ड ऑन द सेम। तो अब इसको एक बार मैं पढ़ लूं फिर डिस्कस करते हैं। कंसिडर द रिएक्शन ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड फ्रॉम ओर, दिस इज द रिएक्शन, राइट, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड में ये रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन है। यूज द फॉलोइंग डेटा टू कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन। तो जिस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट हमें कैलकुलेट करना है, इस रिएक्शन को हम कह लेते हैं दिस इज रिएक्शन नंबर 1। वी आर नंबरिंग दिस रिएक्शन, राइट। सो रिएक्शन नंबर 1। फिर इन्होंने दे रखा है यूज द फॉलोइंग डेटा टू कैलकुलेट के फॉर्मेशन ऑफ AuCN ट्वाइस माइनस इज X। तो पहले तो हमें ये दे रखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आयन। व्हेन वी हैव स्टडीड आयनिक इक्विलिब्रियम, कॉम्प्लेक्स आयन कैसे बनेगा, सेंट्रल एटम यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो लीगेंड से कंबाइन होगा, लीगेंड 2 हैं, 2 टाइम्स ऑफ Cn माइनस, दे विल कंबाइन टू फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये रिएक्शन हो गई, मैंने ये रिएक्शन लिख दी, AuCN ट्वाइस माइनस इन एक्वस स्टेट, राइट। सो दिस इज द रिएक्शन नंबर 2, ये दूसरी रिएक्शन हो गई। अब ये रिएक्शन दे रखी है, इसको हम नाम दे देते हैं, दिस इज थर्ड रिएक्शन, दिस इज फोर्थ रिएक्शन, this is fifth reaction, right? So whatever the data they have given, जैसे यहाँ जो data था इसको reaction में convert कर दिया। Now we have 5 equations and now we want to know the value of delta G of the first reaction। तो हम थर्मोडायनेमिक ऑपरेशन यूज करेंगे जो थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, कि पहली जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम बाकी रिएक्शंस के टर्म्स में लिखना शुरू करेंगे। और थर्मोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि जब हम ये लिखना शुरू करेंगे तो उस केमिकल स्पीसी को पहले पकड़ेंगे जो एक रिएक्शन में ही हो। जैसे मैं यहाँ ऑक्सीजन ले सकता हूँ क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो फर्स्ट रिएक्शन में और थर्ड में ऑक्सीजन और कहीं नहीं है, ठीक है। या मैं ये कॉम्प्लेक्स आयन ले सकता हूँ क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन केवल पहली रिएक्शन में और दूसरी में है। तो पहली को मैं इन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो आई हैव दैट लिबर्टी, राइट। वाटर, अच्छी बात है कि वाटर एक ही रिएक्शन में, गोल्ड जैसे गोल्ड +3 जो है वो एक से ज्यादा रिएक्शन में, तो आई शुड नॉट टेक गोल्ड +3, वी शुड नॉट स्टार्ट विद गोल्ड +3, और गोल्ड +3 जो है हमारे इस रिएक्शन में है भी नहीं, राइट। तो अभी मैं अगर लिखता हूं तो पहली रिएक्शन को मैं लिख सकता हूं फर्स्ट रिएक्शन। जैसे मैंने इस रिएक्शन में देखा कि ये कॉम्प्लेक्स आयन है, तो ये कॉम्प्लेक्स आयन कहाँ है, राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट 1 है, और ये सेकेंड रिएक्शन में भी राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट 1 है, तो मैं इसको लिख लूंगा 2। ऐसा करने पे क्या आ गया, मेरे पास आ गया Au+। मेरे ओवरऑल रिएक्शन में Au+ नहीं है, तो आई हैव टू एलिमिनेट दिस Au+। इन ऑर्डर टू एलिमिनेट दिस Au+, और कहाँ है, फिफ्थ रिएक्शन में। अब मैंने जब सेकेंड रिएक्शन लिखी है तो Au+ इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड इन द फिफ्थ रिएक्शन Au+ इज ऑन राइट हैंड साइड, दे विल कैंसिल आउट, मुझे केवल जोड़ना है इन दोनों को, आई विल ऐड दिस, सो 2 + 5। ऐसा करने पे Au+3 आ गया। आई डोंट वॉन्ट दिस Au+3, आई हैव टू रिमूव। कैसे रिमूव करें, अभी ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये फोर्थ रिएक्शन को मुझे राइट में ले जाना पड़ेगा, कोफिशिएंट 1 1 है, सो आई विल सबट्रैक्ट द फोर्थ रिएक्शन। बाय डूइंग दैट I have used second reaction, fifth reaction, fourth reaction. Now third reaction is left. Third reaction में ऐसा क्या है जिससे मैं first reaction को connect कर सकता हूँ, there is oxygen here, right? So oxygen I can connect, यहाँ एक molecule है, यहाँ 1/4 है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट, ऑक्सीजन और कहीं है नहीं, राइट। तो आई कैन यूज दिस रिएक्शन 1 टाइम, सो व्हाट आई शुड राइट, लेफ्ट हैंड साइड में मुझे चाहिए, सो 1/4 into reaction number 3. So now I am using the concept that Gibbs free energy is additive in nature. Delta G01 is equal to delta G02 plus delta G0. Okay, 3 सीक्वेंस से लिखता हूँ, 1/4 times of delta G03 minus delta G04 plus delta G05. So now if I am writing delta G01 तो मुझे चाहिए, अब delta G02 क्या है, what is delta G02?
this is related to equilibrium constant. So delta G naught 2, by looking the option they have used ln, so I should not write 2.303. So I will write minus RT ln equilibrium constant. Equilibrium constant for this is X. Then 1/4 times of delta G naught 3. Third reaction is half cell reaction. So half cell reaction, delta G, number of electrons participating is 4. So I have to multiply this by 4. I am writing minus NF. Minus मैंने नहीं लगाया यहाँ पे. Let me put the minus sign also. So I should write here minus N. N is 4. Faraday constant F ही लिखता हूँ क्योंकि ऑप्शन में Faraday देखेंगे, हाँ F के फॉर्म में लिखा हुआ है. E naught of the cell. E naught of the cell is equal to 0.41. Then I will use fourth reaction. Fourth reaction is again half cell reaction. So minus plus हो जाएगा. Number of electrons participating is 3. Faraday constant E naught for this. E naught value reduction ही दे रखी है तो 1.5, right? This is 1.5 volt. And then I will write the fifth reaction. It is also half cell reaction. So minus number of electrons participating in this reaction is 2. Faraday constant into E naught of this reaction is 1.4. तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, so I can write that delta G naught 1 is equal to minus RT ln X. If I simplify this and this will cancel out, minus 0.41 into Faraday constant, and this will be minus plus 4.5 into Faraday constant, and this will be minus 2.8 into Faraday constant. थोड़ा और simplify करते हैं तो we can write that this is minus RT ln X, and this will be, अगर इसको simplify करता हूं मैं तो ये आएगा plus 0.04. 0.04 इसमें से माइनस करूं तो minus 2.76 आना चाहिए. 2.8 में से अगर मैं 0.04 माइनस करूंगा तो minus 2.76 फैराडे आना चाहिए. minus 2. It's not matching. मैंने कहीं गलती कर दी, इसका मतलब I have done some error. एक बार आप चेक करो. 1/4 into 4 into 0.41. Number of electrons participating in third reaction. So 3 into Faraday 1.5 है. So 4.5 ही होगा. 4.5. Oh, I have done error here. ये 0.41 है और ये 4.5 है, right? So I got the error. So if I simplify here, right? अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप देख लो यहाँ पे. अगर आप सिंप्लीफाई कर रहे हो तो 4.5 और 2.8 and 0.41. If I write this 3.21, so 3.21 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 और यहाँ पे 4 में से 2, 1.29. So we are getting exactly 1.29 Faraday. So by this we'll get A option. तो A option match कर रहा है. ठीक है. Relation between equilibrium constant and E naught of the cell. Many questions in JEE mains is based direct on this relation. So we are writing that delta G naught reaction is equal to minus NF E naught of the cell, which is equal to minus 2.303 RT log equilibrium constant. And by using that we have derived this formula. अब मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे जो हैं उनको फॉर्मूला पता है, but when they will ask question, sometimes they will give the value of EMF of the cell, and you people know all the things but you are in hurry. So be careful when they are giving EMF of the cell, you have to use Nernst equation. E naught of the cell minus 0.059 divided by number of electrons log reaction quotient. With using these things, we can calculate what is E naught of the cell. So you know all the things, right? But be careful that they have given EMF of the cell or E naught of the cell. If EMF of the cell is given, you have to calculate E naught and then you have to put. And from here you can prove that equilibrium constant is an extensive variable. अगर आपसे पूछा जाए equilibrium constant कैसा variable है, it is extensive. कैसे? If the same reaction can be written in different ways. जैसे अगर मैं ये लिख रहा हूँ कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन can be written as half times of this 2H
H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, या मैं इसी रिएक्शन को लिख सकता हूँ हाइड्रोजन विल फॉर्म 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। EMF इज इंटेंसिव, EMF इस रिएक्शन का और इस रिएक्शन का सेम होगा, बट डेल्टा जी नॉट की वैल्यू डिफरेंट होगी। This delta G naught is 2 times of this because delta G naught is extensive variable and equilibrium constant is dependent on delta G naught because you are writing delta G naught is minus 2.303 RT log equilibrium constant. So equilibrium constant is extensive variable like delta G naught, right? So ये दो चीजें आपको इसमें ध्यान रखना है. Based on that, we are trying to solve a few problems here given. The फर्स्ट प्रॉब्लम इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन. इस रिएक्शन ये रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है. द ई नॉट फॉर द सेल मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्शियम टू स्ट्रॉन्शियम 2+ एंड मैग्नीज 2+2 मैग्नीशियम 2+2 मैग्नीज हाफ सेल्स, ठीक है. ई नॉट सेल की वैल्यू बतानी है. So again you can use this formula. Equilibrium constant they have given 2.69 into 10 to the power 12. Equilibrium constant is equal to 10. जब आप इस रिएक्शन को ऐड करोगे तो number of electrons in this reaction, overall electrons participating is 2. So I am using directly, this is 2. I have to calculate E naught of this cell, E naught of the cell, divided by, if nothing is mentioned, I can use 0.059, right? So by using this, we can further simplify the value. From here we have to calculate, दोनों तरफ अगर हम log लेते हैं तो मैं लिख सकता हूँ कि this is equal to log 2.69 and plus 12. On the right hand side, this will be 2 into E naught of the cell divided by, और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ठीक है, 0.06 ही लिख लेता हूँ इसको, 0.06. So from here if I calculate what is E naught of the cell, E naught of the cell is equal to 12 into 0.6 कितना होगा, या 0.3 हो जाएगा ये, तो 336 होगा, 3.6 होगा, 3.6 plus 0.3 times of log 2.69. So if I try to simplify this, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, मैंने सही लिखा है ना, 12 and this value will be 3.6. The E naught of the cell made up of this and this half cell will be EMF of the cell, E naught of the cell, equilibrium constant is 10 to the power 2 into E naught divided by 0.06. यहाँ मैंने गलती कर दी, this is 0.06. So if I multiply here, this is 0.03 and this is 0.36. 0.36. So this value will be greater than 0.36 because log, the value inside this log should be positive. So log 2 is 0.3 something, right? So this is positive but very small quantity. So if I compare here with the other values without using this log value, I can say that A option will come, right? So A option is the answer. Second example here, calculate the equilibrium constant for the reaction. The reaction is given and E naught values are given, but यहाँ पे जो tin जो है वो 0 से +4 oxidation state में जा रहा है, तो we have to calculate E naught of Sn to Sn+4 by using Latimer diagram. तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि tin जो है वो, tin is present in 0 oxidation state, then it is moving to +2 oxidation state, then it will go to +4 oxidation state. So by using Latimer diagram I can solve it fast. 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, N1 की वैल्यू 2 है, tin से tin+2 के लिए वैल्यू, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है 0.136 वोल्ट. tin+2 से tin+4, number of electrons participating N2 is equal to 2. E naught की वैल्यू है -0.154. अगर कोई आपसे ये पूछे कि tin+2 का डिस्प्रपोर्शनेशन होगा, आंसर इज नो, क्योंकि राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से कम है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. कॉम्प्रोपोर्शनेशन इज spontaneous but disproportionation is non-spontaneous process. And from here I can calculate, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 into E naught वैल्यू. ये E naught वैल्यू जो है वो tin से tin+4 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं. So I can write that
E naught of 10 to 10 plus 4 is equal to 2 times of 0.136 volt plus 2 times of minus 0.154 volt divided by 4, राइट। तो आप इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। नाउ यू कैन राइट दैट ई नॉट ऑफ द सेल is equal to E naught of 10 to 10 plus 4 plus E naught of Cr2O7 2 minus से chromium plus 3 रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है 1 पॉइंट, राइट। सो हियर आई एम राइटिंग Cr2O7 2 minus 2 chromium plus 3, so this value is given. So E naught cell we know, equilibrium constant they are asking. So equilibrium constant overall reaction में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? So the number of electrons participating in this reaction, 10 0 से plus 4 में 4 electrons, there are 3 atoms of 10, so 12 electrons are participating in this reaction. So 10 to the power 12 into E naught of the cell divided by, for simple calculation we can write 0.06, right? 0.06. If they have given what is we have to use, then we can use, if it is nothing is mentioned, we can use 0.06 also, right? So from there you can calculate the value of equilibrium constant. चलिए, हमने अभी गैल्वेनिक सेल और उसके एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल वी हैव टेकन वन एग्जांपल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। सो मोल्टन NaCl में ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, बोथ इलेक्ट्रोड्स आर प्रेजेंट इन द सेम सॉल्यूशन, NaCl is present in molten state, और ये गैल्वेनिक सेल है। तो गैल्वेनिक सेल जो है ये एक बैटरी कह सकते हैं। तो ये बड़ा वाला एंड पॉजिटिव एंड है। सो पॉजिटिव एंड इन गैल्वेनिक सेल इज कैथोड एंड नेगेटिव एंड इज एनोड। तो अभी क्या है कि ये जो पॉजिटिव एंड जिससे जुड़ा हुआ है, जिस इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव एंड जुड़ा हुआ है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। और इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में ये पॉजिटिव चार्ज हो गया ये इलेक्ट्रोड, तो एनायन इसकी तरफ मूव करेगा, तो इसको हम एनोड कह रहे हैं, दिस इज एनोड। एंड दिस इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी, सो दिस इज नेगेटिवली चार्ज। अगर ये इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज है तो कैटायन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसलिए इसका नाम कैथोड है, राइट। सो हियर वन डिफरेंस इज देयर, इन गैल्वेनिक सेल वी आर सेइंग दैट एनोड इज नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पे चार्ज जो है वो रिवर्स होगा, और ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है मेंस में कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में लॉजिकली कुछ रटना नहीं है, जिस एंड ऑफ बैटरी से ये जुड़ा हुआ है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और पॉजिटिव को जो है, अगर पॉजिटिव है तो एनायन उसकी तरफ आएंगे, तो एनायन जिधर जाएंगे वो एनोड हो गया। अगर जिस एंड ऑफ बैटरी से ये जुड़ा है ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो कैटायन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो ये कैथोड हो गया। तो लॉजिकली आप याद रख सकते हो एनोड कैथोड क्या है। एंड दिस इज द रिएक्शन टेकिंग प्लेस कि Cl माइनस इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं चाहता, बट विद द हेल्प ऑफ दिस बैटरी वी आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस Cl माइनस। तो ये एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। Cl माइनस इज कन्वर्टेड इनटू हाफ टाइम्स ऑफ Cl2 इन गैसियस स्टेट प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम आयन डिपॉजिट नहीं होना चाहता है, बट विद द हेल्प ऑफ दिस बैटरी वी आर डिपॉजिटिंग इट। सो Na plus 1 electron will form sodium because it is in molten state, temperature is high, so we are writing in liquid state, right। तो ओवरऑल रिएक्शन ये हो गई। ये जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन का E नॉट सेल नेगेटिव है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। डेल्टा G नॉट सेल पॉजिटिव है, डेल्टा G नॉट सेल पॉजिटिव है, और हमें पता है कि डेल्टा G नॉट सेल इज इक्वल टू, तो यहां से अगर आप डेल्टा G नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव कह रहे हो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? यू कैन से अबाउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, इफ डेल्टा G नॉट सेल इज positive, equilibrium constant is less than 1. So they can ask question regarding electrolytic cell। electrolytic cell के अंदर जो रिएक्शन हो रही है उसका E नॉट सेल नेगेटिव होगा, डेल्टा G नॉट सेल पॉजिटिव होगा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से छोटी होगी। जबकि हमने गैल्वेनिक सेल में डिस्कस किया था EMF सेल पॉजिटिव था, डेल्टा G नॉट नेगेटिव था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाज ग्रेटर देन 1, राइट। सो इफ वी डिस्कस दैट हाउ दिस सर्किट इज कंप्लीटेड, तो क्या हो रहा है कि यहाँ एनायन आए, इसने Cl माइनस ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, और ये Cl2 गैस के फॉर्म में रिलीज हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके जा रहे हैं, सो इलेक्ट्रॉन अगेन इज मूविंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड।
तो चाहे कोई भी हो, चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो या इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, in galvanic as well as in electrolytic cell, electrons always move from anode to cathode in external wire. अगर हम सर्किट कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन जो है वो, क्योंकि दिस इज, मैं अगर ये इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल, so with respect to this electrolytic cell, the electrons are moving from anode to cathode, so the current will move from कैथोड टू एनोड, तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया। एंड Na प्लस आयन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो विद इन दिस द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी दिस, और Cl माइनस जिधर जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। सो दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ चार्ज इन दिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगेन हियर in external wire conductivity is because of electrons, and inside the electrolyte conductivity is because of ions. There is no free electrons moving here. ये जरूर कह सकते हैं कि Cl माइनस जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन है और ये यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, तो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये Cl माइनस इधर से इधर की तरफ आ रहा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन आके सप्लाई हो रही है। So there is no electron inside the electrolyte, but there is a supply of electron, and the electron anion is supplying the electron, and it is coming from cathode toward the anode. तो अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें, पहला प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ बैटरी। वी आर कैरिंग आउट अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जिसका E नॉट negative, delta G naught positive, and equilibrium constant is less than 1. A non-spontaneous indirect redox reaction is taking place. The external wire, in external wire, चाहे वो कोई भी हो, गैल्वेनिक हो या इलेक्ट्रोलिटिक हो, एक्सटर्नल वायर में हमेशा इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे। Anode is positively charged and cathode is negatively charged. That is also correct, and logically हम याद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बैटरी का जो एंड, पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी से जुड़ा हुआ है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो उस पॉजिटिव की तरफ एनायन आएगा। एनायन मतलब वो इलेक्ट्रोड एनोड हो गया, राइट। तो पॉजिटिव एंड से जो जुड़ा हुआ है वो एनोड हो गया, नेगेटिव एंड से जो जुड़ा हुआ है वो कैथोड हो गया। सो दैट इज ऑल्सो वेरी easy and logical to understand. The in external wire conductivity is due to electrons, and inside the electrolyte conductivity is due to ions. But the important point is there is no movement of electron inside the electrolyte, but the anions, electrons are supplied by the anions from cathode to anode. Why I am discussing this? Because there is a question in JEE Advanced. We'll discuss that question, but before that let us discuss this example. The diagram shows an electrolytic cell being powered by a galvanic cell. Identify each of the electrodes from left to right as anode or as cathode. ठीक है, ये गैल्वेनिक सेल दे रखा है। अब मुझे पता है कि इस गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जहां से जाते हैं, कलर चेंज करने दीजिए मुझे, इलेक्ट्रॉन्स जहां से जाते हैं वो एनोड होता है और जिधर को जाते हैं वो कैथोड हो गया। ये जो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल का कैथोड है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ से ये जाके डिपॉजिट होगा, राइट। देन अगर ये एनोड हो गया तो दिस विल बी कैथोड ऑफ गैल्वेनिक सेल, कैथोड ऑफ गैल्वेनिक सेल, एंड दिस विल बी एनोड ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल. So you can find out that which option is correct. So we have to move from left to right. लेफ्ट से राइट में हमें बताना है। तो पहला होना चाहिए एनोड, then it will be cathode, and then it will be anode, and then cathode, right. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनसीईआरटी में, इस तरह की चीजें मेंशन है कि किस तरह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल गैल्वेनिक सेल से कनेक्ट होता है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल का एनोड जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के कैथोड से कनेक्टेड, एंड वाइस वर्सा, राइट। So from here you can find out anode, cathode. ये आंसर होना चाहिए, anode, cathode. C आंसर will come. ये JEE एडवांस 2003 का क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग इसमें गलतियां कर देते हैं ना, मैं इसी को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो वी हैव डिस्कस्ड that electrolysis of NaCl, and we are saying that okay, one by one we are discussing. In an electrolytic cell, flow of electron के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। They are discussing about flow of electron. तो हमने डिस्कस किया कि एक्सटर्नल वायर में, दिस इज एक्सटर्नल वायर और एक्सटर्नल सर्किट कह सकते हैं, वायर और सर्किट, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड.
चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या गैल्वेनिक सेल हो, ये तो फिक्स हो गया, ठीक है। तो दे रखा है इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर रहा है, ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दे हैव गिवन कैथोड टू एनोड इन सॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट मूविंग इन सॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट मूविंग इन सॉल्यूशंस, इन सॉल्यूशन आयन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। देन सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, कैथोड टू एनोड थ्रू एक्सटर्नल सप्लाई। एक्सटर्नल सप्लाई का मतलब हो गया वायर, और वायर में जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं, ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन एक्सटर्नल सर्किट और वायर। थर्ड ऑप्शन, कैथोड टू एनोड थ्रू इंटरनल सप्लाई, ये पॉइंट सही है। एनायन जो है वो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर रहा है एनोड पे, and it is moving from cathode to anode, so this is correct. Electrons are supplied from, and they are moving from cathode to anode, so cathode to anode through internal supply, anode to cathode through internal supply, ये गलत हो गया। एनोड टू कैथोड थ्रू एक्सटर्नल नॉट इंटरनल, राइट। तो ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, आप देख लो, right? Now we are going to discuss about electrolysis of water. So in electrolysis of water, water का ही oxidation होना है और water का ही reduction होना है, but we know that water is a bad conductor, तो हम dilute solution acid का add कर सकते हैं। अब acid बहुत सारी हैं, HNO3 है, HCl है, H2SO4 है, but हमें H2SO4 generally use करते हैं because it is king of chemicals, it is easily available, it is cheap, right? तो हम जब सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड करते हैं टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, तो समटाइम्स in place of saying electrolysis of water they will say electrolysis of dilute solution of sulfuric acid, it means that electrolysis of water। तो जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं electrolysis of water, वाटर का ही ऑक्सीडेशन होना है। वाटर के अंदर अगर दो एलिमेंट हैं तो हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, हाइड्रोजन ऑलरेडी अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। हाइड्रोजन का रिडक्शन हो सकता है, ऑक्सीजन का रिडक्शन नहीं हो सकता, ऑलरेडी -2 में। सो व्हेन वी आर डिस्कसिंग हियर रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑफ एट एनोड, वाटर के अंदर जब वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, इसलिए ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में सॉल्यूशन में एज इट इज रह जाएगा बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्साइड आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, सो दिस इज सिंपल। एट कैथोड व्हेन वी आर डिस्कसिंग कि जब इसका रिडक्शन होगा तो ऑक्सीजन का तो हो नहीं सकता, हाइड्रोजन का होगा। तो 2 हाइड्रोजन के एट +1 में है, दे विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस and we can balance the charge। तो अब ये ऑक्साइड आयन पानी में अनस्टेबल है, इसलिए it will exist in the form of OH- ion। So we should know that what is the standard value of oxidation potential। तो E0 of H2O to O2, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। दिस वैल्यू इज -1.23 वोल्ट, ये -1.23 वोल्ट है। और पानी जब ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑक्साइड आयन ये ऑक्सीजन आयन जो है या ऑक्साइड आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसलिए ये वैल्यू है। और पानी के रिडक्शन की रिएक्शन अलग है, तो पानी जब रिड्यूस हो रहा है तो रिएक्शन अलग है, इसलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी अलग है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है। तो ये वैल्यू है -0.83। जनरली हम क्या करते हैं कि जब हम कहते हैं कि सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो Ag विल फॉर्म Ag+, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है Ag+ विल फॉर्म Ag। तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उसका माइनस टाइम्स रिडक्शन पोटेंशियल होता है, बट वाटर में ऐसा नहीं है, रिएक्शंस अलग अलग हैं। तो वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों अलग हैं। सेकेंड पॉइंट, जब एक ही सॉल्यूशन के अंदर एक जगह H+ आयन प्रोड्यूस हो रहा है और OH- आयन प्रोड्यूस हो रहा है तो ये दोनों आपस में कंबाइन होके ये वाली रिएक्शन बनाएंगे। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। सो दिस इज अ नॉन रेडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिकॉज इन बोथ कंटेनर्स, सेम कंटेनर H+ एज वेल एज OH- आयन इज प्रोड्यूस। सो ओवरऑल रिएक्शन अगर मैं ऐड करूं तो यहाँ पे आप देख लो कि टोटल जो है इसमें लेफ्ट हैंड साइड में 2 वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ एक 3 वाटर, और इस रिएक्शन में 2 वाटर, तो एक ही वाटर बचेगा। ओवरऑल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो when we have to write in the relation between number of Faraday, because 1 mole of electron means 1 Faraday, so number of Faraday, 2 Faraday चार्ज पास कर रहे हैं, तो इसका 1 मोल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका 1 मोल पार्टिसिपेट कर रहा है, और इसका हाफ मोल पार्टिसिपेट कर रहा है. So while solving question, we can write that number of Faraday passed during electrolysis is equal to 2 times the number of moles of water electrolyzed or decomposed is equal to 2 times of moles of hydrogen gas formed is equal to 4 times of number of moles of oxygen gas formed. और अगर ये दोनों गैसेस जैसे यहाँ ये दिखा रखा है इन्होंने, ये वाली एनोड पे रिएक्शन जो हो रही है, इसमें ये ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, और यहाँ कैथोड पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है, और हाइड्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज 2 टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. तो अगर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हम वॉल्यूम मेजर करें, सो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 2 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, right? So very logical. You, if you try to write it, right, if you write like this and you can derive the relation, right? और अगर आपको कुछ याद न हो तो ये तो याद रखना कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब वाटर का डिकम्पोजिशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, और फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की +1 में 2 हाइड्रोजन एटम है, 0 में जा रहे हैं, 2 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड. तो ये रिलेशन आप जल्दी से लिख सकते हो, राइट? नाउ there is one question in redox chapter as well as electrochemistry. Same question is repeated, right? So I am discussing this question is given in NCERT, and this is very important regarding electrolysis. This question is asked in redox chapter as well as electrochemistry, repeated same time, right? Same question repeated in 2 chapters in NCERT. So let me discuss this. Predict the products of electrolysis in each of the following. पहला है an aqueous solution of AgNO3 using platinum electrodes. तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे आप मेटलर्जी में पढ़ते हो 2 टर्म, वन टर्म इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, one is known as electroplating and the other term is known as electro refining. तो हमें ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हम यूज कर रहे हैं और कब इलेक्ट्रोप्लेटिंग. तो एक पॉइंट तो ये सीखेंगे. दूसरा, अगर हमें कुछ डेटा याद होने चाहिए, जैसे अभी हमने डैनियल सल पढ़ा, तो हमें पता है कि मैं नहीं ये कह रहा हूं कि एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे रखी है. आई एम नॉट सेइंग टू रिमेंबर ऑल दैट सीरीज, आई एम जस्ट सेइंग दैट you have to remember these values. There are few in number, like when we have studied about Daniel cell, we have studied reduction potential or oxidation potential of zinc, that is 0.76 volt. Copper, Daniel cell में copper, तो copper का आपको reduction potential याद होना चाहिए. copper 2 plus 2 copper is equal to it is plus 0.34 volt, right? Then you should remember, because silver metal, silver electrode you are using so many times, so Ag plus to Ag, that is equal to plus 0.8 volt. And from here you can say that copper is more active reactive than silver, right? Copper जो है वो silver को displace करेगा. Zinc is more reactive than copper. When you study electrolysis of NaCl, then you will study that reduction potential of Na plus ion to Na in aqueous medium is very negative, that is minus 2.7 volt, right? इस वजह से अगर aqueous medium में alkali metals और alkaline earth metals होते हैं तो water reduce होगा, ये reduce नहीं होंगे क्योंकि इनका reduction potential जो है बहुत negative है. water का reduction potential अभी हमने पढ़ा था, वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल H2O2 हाइड्रोजन, दैट इज इक्वल टू माइनस 0.83 वोल्ट, राइट? वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल H2O2 आई एम राइटिंग हियर, दैट इज माइनस 1.23 वोल्ट. एंड निकल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, निकल टू निकल 2 प्लस आयन, दैट इज इक्वल टू प्लस 0.25, 1/4. दिस इज ऑल्सो इजी टू रिमेंबर. निकल, राइट? जब हम आयरन का कोरोजन पढ़ेंगे तो आयरन विल कन्वर्ट इनटू आयरन प्लस 2, सो आयरन टू आयरन प्लस 2, दिस वी शुड नो 0.44 वोल्ट. सो दीज आर सर्टेन वैल्यूज ऑफ EMF व्हिच वी आर यूजिंग व्हाइल रीडिंग द NCERT. ये तो आपको याद होने चाहिए. जब हम NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं कि Cl माइनस से Cl2 की वैल्यू होती है माइनस 1.36 वोल्ट, माइनस 1.36 वोल्ट.
So let us, with this knowledge, we are trying to solve the problem. So in aqueous solution AgNO3 using platinum electrode. So हमें ये बताना है कि क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे. तो प्लैटिनम मींस इनर्ट इलेक्ट्रोड. तो यहाँ पे AgNO3 एक्वस मीडियम मतलब वाटर तो है ही. तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो सकती है? एनोड पे वाटर ऑक्सीडाइज हो सकता है. तो वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.23 वोल्ट. नाइट्रेट आयन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है. नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो इट्स फर्दर ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल, राइट. तो नाइट्रेट आयन जब भी एक्वस मीडियम में होगा इट विल नॉट ऑक्सीडाइज. तो एक ही है क्योंकि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है. तो देयर इज एन ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर. व्हेन देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, we should write that what is the reaction taking place at anode. We can write that H2O, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्साइड आयन का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी और H प्लस आयन सॉल्यूशन में एज इट इज रह जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. सो देयर इज इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस. H प्लस आयन की संख्या बढ़ेगी सॉल्यूशन के अंदर तो पीएच की वैल्यू कम होगी. एट कैथोड वाटर रिड्यूस हो सकता है. वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल -0.83 वोल्ट, राइट. अभी हमने पढ़ा वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल -0.83 वोल्ट. और सिल्वर का रिडक्शन हो सकता है जो कि पॉजिटिव है. तो अब इन दोनों में कौन सा आसान है? सिल्वर का रिडक्शन आसान है. सो द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड इज Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म Ag. तो हो क्या रहा है इस प्रोसेस में? व्हेन वी डू इलेक्ट्रोलिसिस एट एनोड ऑक्सीजन गैस विल बी लिबरेटेड. उस ऑक्सीजन गैस को हम इकट्ठा करेंगे क्योंकि ये प्योर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है जिसको हम हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज करते हैं, राइट. सो उसको कलेक्ट करेंगे एंड कैथोड पे Ag प्लस आयन जाके डिपॉजिट होगा. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है. सॉल्यूशन से Ag प्लस आयन इस कैथोड प्लेट पे जाके डिपॉजिट हो रहा है. So here we are, when we are doing using platinum electrode, we are doing electroplating, we are not doing electro refining, right. जब भी platinum electrode और इस तरह का हो तो we are doing electroplating, right. दूसरा एग्जांपल देखते हैं. इन aqueous solution of AgNO3 using silver electrode. तो अब सिल्वर इलेक्ट्रोड है तो एनोड पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, राइट. सो एट एनोड सिल्वर कैन ऑक्सीडाइज, क्योंकि ये मेटल सिल्वर से बना हुआ तो ये ऑक्सीडाइज होगा. तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें पता है -0.8 वोल्ट. वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.23 वोल्ट. और हमें पता है कि नाइट्रेट आयन ऑक्सीडाइज नहीं होगा. इन दोनों में किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, तो सिल्वर ऑक्सीडाइज होगा. एट कैथोड इफ वी चेक, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.83 वोल्ट और सिल्वर का है +0.8 वोल्ट. तो किसका रिडक्शन होना चाहिए? सिल्वर का रिडक्शन होना चाहिए. तो क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन में सिल्वर एनोड से डिसॉल्व हो रहा है और कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है. एनोड जो होगा वो इम्प्योर होगा और कैथोड जो होगा वो प्योर होगा. थिन फॉइल ऑफ metal, pure metal, silver metal is there and this silver will dissolve from anode and deposit. तो इसको कहते हैं electro refining. So this is a concept of electro refining. मेटलर्जी में हम यूज करते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. तो ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. जब प्लैटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होंगे तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी और इस कंडीशन में इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होगी. थर्ड एग्जांपल, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ निकल सल्फेट. ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है. आप देखो जरा, निकल का भी मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 1/4 वोल्ट, 0.25 वोल्ट. निकल कैडमियम बैटरी यूज करते हैं, वहां पे ये पॉइंट आएगा. सो व्हेन वी आर राइटिंग दिस निकल सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड, सो निकल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है पॉजिटिव, दैट इज 0.25 वोल्ट. वाटर एनोड पे वाटर का ऑक्सीडेशन हो सकता है -1.23 वोल्ट. और जब हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं और वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं तो सल्फेट आयन में सल्फर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ भी सल्फर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में. सल्फर का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है. यहाँ ऑक्सीजन -2 में है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम जो है वो -1 में है. तो व्हेन सल्फेट इज कन्वर्टेड इनटू H2OH 2- आयन, then there is an oxidation of oxygen and that is very difficult to oxidize. Its value is -1.96 volt. The oxidation potential of sulfate ion is negative, means it is very difficult to oxidize. तो अगर इसकी जगह तो वाटर होता तो वाटर ही ऑक्सीडाइज हो जाता, बट यहाँ वाटर से बेटर कौन है? निकल है. सो निकल इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज.
And here also if we see reduction potential, this is minus 0.25 volt, और water का reduction potential है minus 0.83 volt. So we can say that this is going to happen. So ये oxidize होगा और ये reduce होगा. Again it is electro refining. This is electro refining, right? और जब ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होगी तो निकल का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में चेंज नहीं होगा. तो जेई मेंस में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ निकल सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड व्हाट विल हैपन टू द कंसंट्रेशन इज नॉट गोइंग टू चेंज. जितना यहाँ से आएगा उतना ही जाके डिपॉजिट होगा. सो कंसंट्रेशन विल रिमेन कांस्टेंट. नेक्स्ट एग्जांपल, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. प्लैटिनम है तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही हो सकता है, रिफाइनिंग तो नहीं होगा, बट लेट अस सी हियर. सो इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देयर इज सल्फेट आयन. सल्फेट आयन अगर सॉल्यूशन में है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत नेगेटिव है, -1.96. सो सल्फेट आयन इज नॉट गोइंग टू ऑक्सीडाइज. वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.23 वोल्ट. और कोई स्पीसी है नहीं जो ऑक्सीडाइज हो सकता है इन दोनों के अलावा. इसका मतलब वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, और जब वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा ये पूछा जाएगा इसमें. सो वी कैन राइट दैट H2O ऑक्सीजन गैस रिमूव होगी और H+ एज इट इज रहेगा by loss of 2 electrons. So H+ ion concentration will increase, pH will decrease during this electrolysis. कैथोड पे देखते हैं सॉल्यूशन में कॉपर 2+ है, कॉपर 2+ डिपॉजिट होगा, रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है 0.34 वोल्ट. वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.83 वोल्ट. डेफिनेटली दिस इज मोर वैल्यू, सो दिस इज गोइंग टू हैपन. सो कॉपर का रिडक्शन होगा और वाटर का ऑक्सीडेशन होगा. सो सॉल्यूशन में कॉपर 2+ है, कॉपर 2+ जाके डिपॉजिट होगा, और कॉपर 2+ डिपॉजिट होगा. कॉपर 2+ का जो सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर सॉल्यूशन. सो विद टाइम व्हाट विल हैपन दैट द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ आयन इज डिक्रीजिंग. ड्यू टू दिस द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर will decrease. Intensity of blue color will decrease with time. pH will change, intensity of blue color will decrease with time when we are doing electrolysis of copper sulfate solution using platinum electrodes. और ये electroplating है. This is electroplating of copper. If I am trying to solve an aqueous solution of copper sulfate using copper electrodes, copper ही है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर ही है, तो एनोड पे 3 पॉसिबल रिएक्शन है. वाटर का ऑक्सीडेशन हो सकता है. वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अब आपको याद हो गया होगा 1.23 वोल्ट. या कॉपर का ऑक्सीडेशन हो सकता है -0.34 वोल्ट. या सल्फेट आयन तो कभी ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता, -1.96. इसकी जगह वाटर हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा. इन दोनों में सबसे बड़ी वैल्यू इसकी है, तो कॉपर ही ऑक्सीडाइज होगा. और रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो 2 पॉसिबिलिटी, वाटर रिड्यूस हो या कॉपर 2+. सो वी नो दैट दिस इज 0.34 वोल्ट एंड दिस इज -0.83 वोल्ट. सो कॉपर इज गोइंग टू रिड्यूस, कॉपर विल ऑक्सीडाइज एंड कॉपर विल रिड्यूस. तो ये इम्प्योर कॉपर यहाँ से प्योर कॉपर पे डिपॉजिट होगा. दिस इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर. और इसमें कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा, तो देयर इज नो चेंज इन पीएच, नो चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर, राइट. सो इफ यू रिमेंबर दिस डेटा, राइट, जो मैंने शुरू में आपको बताया, अगर आपको ये डेटा याद है तो जो भी जेईई मेंस या एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको आप डिस्कस कर सकते हो. ठीक है, you are able to solve the questions asked in JEE Mains. So today I have discussed about galvanic cell and electrolytic cell. In part 2 I am going to discuss about conductance and conductivity, which is the most important topic in electrochemistry. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नए वीडियो में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 में मैं आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड ग्राफ्स रिलेटेड टू conductance and conductivity, right? And that is very important because in past 2-3 years most of the question is coming from conductance and conductivity, and they are very important for Olympiad also, right? So in the next class we are going to discuss about conductance and conductivity.